तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे डिवाई-हक्कल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो डिवाई-हक्कल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो हमें यहाँ पर पहले तो यही समझना होगा कि जो है ये है किस चीज़ के बारे में और क्या चीज़ किस मर्ज की दवा है। पढ़ने से पहले तो थोड़ा धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करने की इसको कोशिश करूँगा कि जो साइंटिस्ट थे डिवाई-हक्कल, जो भी साइंटिस्ट है या कोई थ्योरी है, तो उसके पहले यही सोचना है कि उस कोई ना कोई समस्या रही होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी या किसी चीज़ को लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, तो उसका वो सॉल्यूशन देती है। तो क्वेश्चन करने से पहले, क्वेश्चन मतलब समझने से पहले कि थ्योरी है क्या, तो प्रॉब्लम हमें समझ में आए। जब प्रॉब्लम समझ में आएगी तो उसका सॉल्यूशन हमारे समझ में आ जाता है। तो पहले मैसेज डालूंगा क्वेश्चन क्या है ना। तो यहाँ पर पहले बच्चों कुछ टर्म्स हैं जो बिल्कुल बेसिक आपको पीछे वाले अगर आप वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएंगे। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं हम। तो जो सॉल्यूशन में जैसे NaCl डाल दिया तो लाइट जलने लगी, एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं यहाँ पर फिर से दिखाऊंगा इस चीज़ को कि नमक डाला तो क्या करने लगी बच्चों, लाइट जलने लगती है। तो जो सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं सॉल्यूशन में, वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रिसिटी से टर्म आ रही है इलेक्ट्रोलाइट। तो वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो यहाँ पर इसने जो सॉल्व किया है डिवाई-हक्कल ने, किसकी बात की है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्या होती है बच्चों, ये डिक्रीज होने लगती है। कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। कब, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर, जो मोलर कंडक्टेंस है। तो यहाँ पर एक देखो फाइनल जो फार्मूला आएगा हमारा, और उसी चीज़ को इसने सॉल्व भी किया है कि जो मोलर कंडक्टेंस होगी, ये मोलर कंडक्टेंस हो गई, जो कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टेंस का मतलब समझ में आएगा अभी। तो क्या हो रही है, इसमें सब कुछ चीज़ माइनस कर रहे हैं, समथिंग माइनस कर रहे हैं जो √C के बराबर है ना, प्रोपोर्शनल है। ये चीज़ इसमें से माइनस हो रही है। तो कहने का मतलब जो डाइल्यूशन पर है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस है, उसमें से समथिंग माइनस हो रही है। तो ये माइनस क्यों हो रही है, इसका क्या रीज़न है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, कि अगर कंसंट्रेट करते हैं तो उनकी कंडक्टेंस क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। तो इसको इसने एक्सप्लेन किया है, दो फैक्टर, रिलैक्सेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। तो इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये दिखाऊं डेमो। तो बच्चों मैंने यहाँ पर ये पानी लिया हुआ है, बैटरी पहले भी मैंने दिखाया ये वीडियो में, और ये लाइट है। तो ये प्योर पानी है। अभी इसके अंदर थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा, देखेंगे तो समझ में आएगी बात। और मैं दूसरा इलेक्ट्रोड भी इसमें डाल देता हूँ प्योर पानी में, है ना, ठीक है। ये मैंने दूसरा इलेक्ट्रोड डाल दिया तो लाइट नहीं जल रही। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर NaCl डालूंगा। तो NaCl जैसे ही डालते हैं बच्चों हम देखेंगे तो लाइट धीरे धीरे बंद करने लगेगी, लाइट जलने लगेगी, मतलब लाइट जलने लगी। ज़्यादा डालूंगा तो और तेज जलेगी, क्योंकि ये जो आयंस है, आयन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर रहा है। जैसे ज़्यादा डाल रहा हूँ तो ऐड करता जा रहा हूँ तो लाइट चलने लगी। ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहे हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स है। ये बैटरी लगाई हुई है, तो पोटेंशियल लगाया हुआ है मैंने बैटरी से और ये सर्किट पूरा किससे हो रहा है, पानी से हो रहा है। तो आयंस इसको फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें, ये जो आयंस है Na+ और Cl नेगेटिव जो है, इनका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा, उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि आयंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। आगे देखते हैं। और इसे इलेक्ट्रोलाइट कह रहे हैं, जो नमक हमने डाली इसके अंदर, क्योंकि ये जो है आयंस में ब्रेक हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर रही है, कैसे टूट करके, इलेक्ट्रोलाइट है ना, आयंस में ब्रेक हो करके। आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर यही है कि देखो, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर डाइल्यूट करें, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें और पानी ऐड करें, तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है समझ में आता है कि कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। कहने का मतलब जैसे कि ये बच्चों को एग्जाम्पल है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर इसको डाइल्यूट करते हैं, कंसंट्रेट नहीं करते हैं, तो हमने ला पढ़ा हुआ है कि इसका आयोनाइजेशन डाइल्यूट करने पर इंक्रीज होता रहता है। इनकी मतलब डाइल्यूशन करने पर और पानी ऐड करने पर, जिसके अंदर कंटेनर के अंदर है, तो इसका डिसोसिएशन ज़्यादा होता है। क्यों वीक बोल रहे हैं, तो पूरे 100% आयोनाइज नहीं रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा फ्लो होगा, तो नंबर ऑफ आयंस पर
अगर 1 मोल की बात करें तो डाइल्यूट में ये नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बनाएगा। 1 मोल सॉल्यूशन इसका नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा बनाएगा, क्योंकि इसका ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग, जो मैंने पढ़ाया हुआ है क्या, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग इसका डिसोसिएशन बढ़ने लगता है। जैसे जैसे इसको क्या करते हैं हम डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस 1 मोल में ज़्यादा हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। बात समझ में आ रही है हमारे? ऐसा किस में होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे मतलब उसे पतला करेंगे, मतलब पानी और ऐड करेंगे, तो इसका डिसोसिएशन क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है, ज़्यादा डिसोसिएट होता है, तो नंबर ऑफ आयंस हो गए, है ना। तो कंडक्टेंस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बोलते ही उनको हैं जिनका कि 100% डाइल्यूट 100% डिसोसिएशन होता है। तो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट से हटा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। मैंने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, सीधा सीधा रीजनिंग क्या दे दिया हमने कि इनका डिसोसिएशन बढ़ जाता है। डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। लेकिन परेशानी ये आती परेशानी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ में। परेशानी किसके साथ में है बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ में। क्या परेशानी है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो उसी को बोल रहे हैं जो 100% डिसोसिएट हो रहा है। मान लिया HCl लिया हमने, या जैसे कि NaCl लिया, जैसा कि अभी ऐड किया था, तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं, ये तो ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड रहता है। फिर डाइल्यूट करने से इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? फिर कंडक्टेंस क्यों डाइल्यूट करने पर कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्यों बढ़ जा रही है? क्योंकि इसकी रीजनिंग हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह से नहीं दे सकते। वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो ये बोल देते हैं कि हम अगर जैसे जैसे डाइल्यूट करते हैं तो उसका डिसोसिएशन बढ़ता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो डिसोसिएशन तो 100% है इसका, डाइल्यूट करने पर तो और ज़्यादा आयंस नहीं बढ़ेंगे। तो कंडक्टेंस क्यों बढ़ रही है? कंडक्टेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पर, और आयन किस तरह के हैं, उनकी मोबिलिटी पर। तो मैंने कहा कि कंडक्टेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयंस पर, और उनकी मोबिलिटी पर। तो यहाँ जो रीजनिंग है, नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ रहे। हकल्स थ्योरी ने जो एक्सप्लेन किया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की यहाँ पे हमने बात की है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाली रीजनिंग नहीं है कि डिसोसिएशन बढ़ गया, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। तो नंबर ऑफ आयंस तो यहाँ पर सेम ही है डाइल्यूशन पर भी, और नहीं बढ़ रहे हैं। बट रीजनिंग है कि मोबिलिटी, इनकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कब इंक्रीज हो जाती है? जब हम इनको डाइल्यूट करते हैं। तो उसके पीछे रीजनिंग क्या है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, है ना, इन दोनों के बीच, जैसे Na+ और इसके चारों तरफ Cl निगेटिव लगे हुए, इनके बीच में इंटर आयोनिक फोर्स रहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में, तो उसकी मोबिलिटी को डिक्रीज कर देगा। उसकी क्या होगी? आयंस की मोबिलिटी, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जाने की मोबिलिटी कम हो जाए, मतलब वो स्लो हो जाए, मोबिलिटी कम हो जाएगी, तो कंडक्टेंस कम हो जाती है। और वो कम कैसे होती है, उन्हीं को हम यहाँ पे देखेंगे रिलैक्सेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में, कि जो आयंस की मोबिलिटी है, जो आयंस इलेक्ट्रिसिटी को ढो रहे हैं ट्रक की तरह, तो उनकी मोबिलिटी किस तरह से कम हो जाती है, उनकी क्या मैकेनिज्म है कम होने की, उन्हीं दो चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हकल्स थ्योरी, डीवाई हकल थ्योरी किसके लिए होती है बच्चों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो इसने सोल्व किया गया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो डाइल्यूट करने पर कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज हो जाती है, ये चीज़ इसने बताया डाइल्यूट करने पर, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट से डिफरेंट था। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम कह रहे थे कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है, डिसोसिएशन इंक्रीज होने लगता है, जैसे कि एसिटिक एसिड का। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी क्या फंस गई थी कि वो तो 100% ऑलरेडी डिसोसिएटेड है, तो फिर क्यों कंडक्टेंस इनकी इंक्रीज हो रही है? तो उसको सोल्व किया, उसके लिए इन्होंने थ्योरी दी है। तो क्या कहा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस डिक्रीजेज कब? विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। अब उसके उल्टा बोल दो, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस, या फिर कहें हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना,
क्या कह रहे हैं, या तो मोलर कंडक्टेंस कह दो या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। डिवाई-हकल स्टेट दैट, डिवाई-हकल ने क्या कहा है बच्चों, द डिक्रीजिंग ऑफ कंडक्टेंस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। 2 फैक्टर्स बताया उसने जिसकी वजह से कंडक्टेंस जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है, डिक्रीज होती है। कौन कौन से 2 फैक्टर बताएं, एक तो है रिलैक्सेशन इफेक्ट या फिर एसिमेट्रिक इफेक्ट या फिर क्या इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ये 2 इफेक्ट एक्सप्लेन क्या करते हैं कि जो मोबिलिटी है ना, आयंस की मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो मोबिलिटी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो मोबिलिटी क्यों डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोड के बीच में मोबिलिटी आयंस की क्यों डिक्रीज हो रही है, ये चीज़ इन 2 उसमें एक्सप्लेन किया गया है। अब मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर। सपोज बच्चों अगर पहले डाइल्यूट है और फिर कंसंट्रेट करेंगे तो उसकी मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेट डाइल्यूट है तो बच्चों इसमें इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगा ही नहीं, एक Na+ यहाँ है तो दूसरा Cl- यहाँ है, तो आराम से ये जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भाग जाएंगे, इनकी मोबिलिटी अच्छी खासी होगी। लेकिन जैसे जैसे मैंने उसके अंदर क्या डाला था, NaCl डाला था, तो NaCl बच्चों जो पानी के अंदर हम NaCl डाल रहे हैं, इसके अंदर जो NaCl डाला, तो यहाँ पर जब क्या है दोनों इलेक्ट्रोड यहाँ पर नहीं बढ़े हुए हैं, तो उनका किस तरह का अरेंजमेंट होगा जो NaCl डाला पानी के अंदर। तो बच्चों को सॉल्यूशन जब कंसंट्रेट होता जा रहा है तो उसका होगा, जैसे Na+ है तो उसके चारों तरफ क्या लग जाएंगे बच्चों, Cl- लग जाएंगे, और निगेटिव के चारों तरफ क्या हो जाएंगे, जो निगेटिव है उसके चारों तरफ रहेंगे पॉजिटिव। तो सिस्टम इस तरह से मॉलिक्यूल अरेंज होंगे, सिमेट्रिकली अरेंज होंगे। सिमेट्रिकली मतलब थोड़ा सा बिल्कुल स्फेरिकल टाइप्स में, पॉजिटिव को निगेटिव आयन को कवर कर लेंगे और निगेटिव के चारों तरफ पॉजिटिव होंगे। सिस्टम इस तरह से सिस्टमेटिक अरेंज हो जाएगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में। जैसे ही NaCl मैंने उसके अंदर डाला है, तो हमने जब पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है, जब बैटरी नहीं लगाई है, इलेक्ट्रॉन नहीं लगाया है, तो जो ये इनका अरेंजमेंट है वो कैसा रहेगा बच्चों, सिमेट्रिक रहेगा। पॉजिटिव के चारों तरफ निगेटिव और निगेटिव के चारों तरफ पॉजिटिव आकर के कवर कर लेंगे। ओवरऑल सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो इस मोबिलिटी पे क्या किस तरह से इसने एक्सप्लेन किया कि मोबिलिटी कैसे डिक्रीज हो रही है। देखो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रोड हमने जब बाहर से बैटरी नहीं लगाई है तो पॉजिटिव के चारों तरफ निगेटिव सिमेट्रिकली अरेंज्ड है और निगेटिव के चारों तरफ पॉजिटिव सिमेट्रिकली अरेंज होंगे। लेकिन जैसे हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जैसी बैटरी मैंने जैसे कि यहाँ पर लगाई थी, बैटरी अप्लाई करते हैं तो बच्चों पॉजिटिव जाएगा निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और निगेटिव फ्लो करने लगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ऐसा होगा मतलब अब चार्ज जो है निगेटिव चार्ज पॉजिटिव से एक साइड ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर इसकी मोबिलिटी को डिक्रीज करेगा, रिटार्डिंग फोर्स लगेगा। क्योंकि बच्चों इस पे जितना सुविधा से यहाँ पर जब अकेला है, जितनी सुविधा से ये इधर जा सकता है, क्योंकि इसको कोई खींचने वाला नहीं है। इसका जो आयनिक एटमॉस्फेयर, ये क्या कहलाएगा बच्चों, आयनिक एटमॉस्फेयर। इसका आयनिक एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि वो डाइल्यूट है, तो इसकी मोबिलिटी क्या है, फास्ट रहेगी। लेकिन जब कंसंट्रेट है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, पॉजिटिव है तो इसके चारों तरफ क्या कह रहे हैं उसको, आयनिक एटमॉस्फेयर। तो इसके चारों तरफ था आयनिक एटमॉस्फेयर था, तो आयनिक एटमॉस्फेयर क्या करेगा, एक रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा, इसे पॉजिटिव नहीं जाने देगा। जैसे कि ये जो है पॉजिटिव इधर जा रहा है, ये पॉजिटिव इधर जा रहा है, तो पीछे वाले जो निगेटिव है एक तरह से जैसे कॉलर पकड़ के उसको खींच रहे हो कि मत जा तू, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव को ये क्या करेंगे, रिटार्डिंग फोर्स लगाएंगे, है ना। एक तरफ निगेटिव क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे और इस साइड में निगेटिव कम रहेंगे, तो उसे रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, उतनी मोबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, है ना। इसी को बोल रहे हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट। क्योंकि ये पहले था जब इलेक्ट्रोड हमने नहीं लगाए तो ये यूनिफॉर्मली पॉजिटिव के चारों तरफ निगेटिव आयंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो पॉजिटिव इधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, निगेटिव वाले उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। तो पॉजिटिव जितना, अगर ये ना होते तो तेज़ी से भागता, अगर डाइल्यूट होता तो मोबिलिटी इसकी ज़्यादा होती। लेकिन निगेटिव वाले भी इसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जितना ये बिना इनके जा सकता था उतना तेज़ी से नहीं जाएगा। तो इसलिए इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, इसकी मोबिलिटी कम हो गई। इसकी मोबिलिटी कम हो गई तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो गई। इससे कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर क्या होता है
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस डिक्रीज होती है क्योंकि ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर है ये एसिमेट्रिक हो जाता है। सिमेट्रिक का मतलब क्या था, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही लगा तो ये वाला क्या हो गया, एक तरफ ज़्यादा हो गई है और एक तरफ कम हो गए, क्योंकि इनकी मोबिलिटी हो गई, इनकी मोबिलिटी हो गई इस साइड में, इसकी मोबिलिटी क्या है, अपोजिट। तो ये इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा है। क्यों रिटार्डिंग फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है। निगेटिव चार्ज क्या हो गया, एक साइड ज़्यादा हो गया, तो उतनी तेज़ी से नहीं भाग पाएगा जैसे कि निगेटिव चार्ज इसको इसके भागने को रोक रहे हो, जैसे इसकी कॉलर पकड़ ली हो इस तरह से। इसी को हम एसिमेट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इस तरह से एक फैक्टर ये है जो मोबिलिटी को डिक्रीज करता है। मोबिलिटी आयंस की डिक्रीज हो गई तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो गई। यहाँ पर एक टर्म है बच्चों रिलैक्सेशन इफेक्ट, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, दोनों सेम ही इफेक्ट है, लेकिन रिलैक्सेशन इफेक्ट क्या है, इसी फिनोमेना को रिलैक्सेशन इफेक्ट क्यों कह रहे हैं। एसिमेट्रिक इफेक्ट हमारे समझ में आ गया, जब इलेक्ट्रोड नहीं लगे हुए तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रोड लगाए तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। जो सिमेट्रिक एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाएगा, अब सिमेट्रिक नहीं रहेगा, बिल्कुल स्फेरिकल नहीं रहेगा, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, एसिमेट्री आ गई। इसलिए क्या कहला रहा है, एसिमेट्रिक। उसकी वजह से मोबिलिटी उसकी डिक्रीज हो रही है, मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है। बच्चों इसको रिलैक्सेशन इफेक्ट कह रहे हैं। देखो ये जब यहाँ से एक स्फीयर से जाएगा तो दूसरा स्फीयर, दूसरे आयंस होंगे तो उस स्फीयर में चला जाएगा। यहाँ से ही निकला है, यहाँ था पहले, इसके चारों तो ये आयन थे, इससे ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ गया है, पॉजिटिव था तो ये क्या गया है, इधर जो इलेक्ट्रोड है निगेटिव वाला उसकी तरफ को मूव कर रहा है। तो एक स्फीयर से गायब हुआ ये, तो दूसरा अपने चारों तरफ स्फीयर लगा देगा, मतलब एक तरह से बंदर की तरह ये एक स्फीयर से जम कर है दूसरे में। और ये कहानी एक स्फीयर इसका डिस्ट्रॉय हो रहा है, दूसरा स्फीयर बनता जा रहा है जैसे जैसे मूव करता जा रहा है। ये इधर को जैसे जैसे मूव कर रहा है, एक इस आयनिक एटमॉस्फेयर से निकल रहा है और दूसरा आयनिक एटमॉस्फेयर बना रहा है, और दोनों ये चीज़ें साइमल्टेनियसली नहीं हो रही हैं। इसका ये जब डिस्ट्रॉय हो रहा है इसके चारों तरफ, जब इधर मूव किया इस तरह डिस्ट्रॉय हो, ये इधर खिंच गया तो दूसरे आयंस इसके चारों तरफ आ जाएंगे, ये सेकेंड लेयर हो गई। तो इनका डिस्ट्रॉय होना, ये जो डिस्ट्रॉय हो रहा और नए आयनिक एटमॉस्फेयर का बनना, ये दोनों साइमल्टेनियस ही नहीं हो, एक साथ नहीं हो रहे है ना, इनमें टाइम लगेगी, ठीक है, थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है। यहाँ से निकलेगा, ये डिस्ट्रॉय हो गया, फिर नया एटमॉस्फेयर बन गया, फिर आगे मूव करेगा इस तरह से। तो एक तरह से ये गायब हुआ था, फिर अगले में आगे थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है, तो इसे बोल रहे रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन इफेक्ट बोल रहे हैं कि एक आयनिक एटमॉस्फेयर से निकलता है फिर आगे बढ़ता है, फिर दूसरा आयनिक एटमॉस्फेयर आ जाता है उसके चारों तरफ निगेटिव वाला, फिर उससे मूव करता है नेक्स्ट। तो डिस्ट्रॉय होने वाला पहले से निकलेगा तो डिस्ट्रॉय हो गया, आयनिक एटमॉस्फेयर उसके चारों तरफ है, नए में आएगा तो नया आयनिक एटमॉस्फेयर बन गया। तो इन दोनों के बीच में टाइम लैग है, इसे बोल रहे हैं रिलैक्सेशन इफेक्ट भी इसे बोल रहे हैं। ये जो फिनोमिना है एक के डिस्ट्रॉय होने की और दूसरे के बनने की, ठीक है। तो ये बच्चों एक फैक्टर है जो मोबिलिटी को इस तरह से डिक्रीज करता है और उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन इफेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ये किस तरह से मोबिलिटी को डिक्रीज करा ये हमें समझना है। तो जो पॉजिटिव आयंस हैं बच्चों, ये जो निगेटिव आयंस लगे रहते हैं इनके चारों तरफ सोलवेंट मॉलिक्यूल लगे रहते हैं। जो पॉजिटिव आयन के चारों तरफ जो निगेटिव आयंस हैं, जो कि मैंने यहाँ पर निगेटिव आयन बना दिया, तो इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे होंगे। डिफरेंट कलर ले लेते हैं। इसके चारों तरफ क्या लगे होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे होंगे। ये वाटर के मॉलिक्यूल लगे हैं। अब जैसे हम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर लगा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, वोल्टेज लगा रहे हैं, बैटरी लगा दे रहे हैं, तो क्या हो गया, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी जो इलेक्ट्रोड है इधर पॉजिटिव वाला, तो जैसे ये आयन मूव करेगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज इसमें निगेटिव है, तो ये आयन मूव करेगा तो इसके चारों तरफ जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल वो भी इसके साथ मूव करेंगे। कहने का मतलब ये जो मूव करेगा अपने साथ सोलवेंट को लेकर के तामझाम जो इसके चारों तरफ लगा है सोलवेंट का उसको लेकर के मूव करेगा। तो ये जो पॉजिटिव वाला इधर मूव कर रहा है, इसके चारों तरफ जो आयन्स हैं वो दूसरे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ को मूव कर रहे हैं, जब ये निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ को मूव कर रहा है और इन आयन्स के चारों तरफ क्या लगे हुए, वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए, तो इसके साथ में एक तरह वाटर भी मूव कर रहा है। तो इसका फ्लो इस तरह से हो गया, पॉजिटिव का फ्लो इस तरह से हो गया जैसे कि पानी में, नदी के अंदर ये स्विम कर रहा हो। किस डायरेक्शन में, पानी इधर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, जो स्ट्रीम चल रही है पानी की वो इधर फ्लो कर रही है और ये जो इंसान है ये अपोजिट फ्लो कर रहा है। तो इस पर एक रिकॉर्डिंग फोर्स लगेगा। अगर नदी के
नदी का पानी का बहाव जिधर को उधर को तैरना ईजी है, उसके अपोजिट तैरना डिफ़िकल्ट है, तो इसकी वजह से भी एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, जिससे इसकी स्विमिंग की रफ्तार जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। बच्चों फिर से देखो मैंने क्या बताया, किस तरह से इसकी मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है। मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ये चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, और ये कंसंट्रेशन बढ़ाने पर मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इस तरह से ये आयनिक एटमॉस्फेयर बन जाता है और इसके मोबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो उसका दूसरा फोर्स क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफोरेटिक। इलेक्ट्रोफोरेटिक क्या है, किसको रहे, पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी चारों तरफ क्या हुआ, आयनिक एटमॉस्फेयर बन गया, पॉजिटिव को चारों तरफ क्या घेर लेंगे, दूसरे सेकेंड आयंस घेर लेंगे जो अपोजिटली चार्ज हैं, और उनके चारों तरफ क्या रहेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर जो वोल्टेज लगाया, अप्लाई किया, तो निगेटिव वाले इधर मूव करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ इसके चारों तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी दूसरे अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ को मूव करेंगे, और पॉजिटिव वाला इधर को मूव करेगा। तो जो इसके चारों तरफ सॉल्वेंट है वो किधर को जा रहा है, अपोजिट साइड में जा रहा है। तो ये जो बहाव है इसके चारों तरफ का किधर को है, अपोजिट साइड में, ये इधर को फ्लो कर रहा है, तो बाकी जो सॉल्वेंट्स वगैरह हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ को फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से हो गया, जैसे कि आप कि कोई रिवर है उसमें स्विम कर रहे हो, जो पानी का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको थोड़ा सा मोबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। वही उसी फैक्टर को यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट बोल रहे हैं। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो मोबिलिटी आयंस के डिक्रीज करते हैं, जिनके बेसिस पे डिवाई हकल ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। तीसरा फैक्टर बच्चों क्या है, विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी की वजह से, सॉल्वेंट की विस्कोसिटी की वजह से। तो मीडियम ज़्यादा विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो फ्लो करना मोबिलिटी डिफ़िकल्ट है। तो मेन दो ये फैक्टर थे। और थर्ड फैक्टर क्या है, विस्कोसिटी, ड्यू टू जिसके अंदर जो सॉल्वेंट हमने लिया है, जिसके अंदर कंडक्टेंस फ्लो कर रहे हैं, वो आयंस जो मूव कर रहे हैं उस कितना विस्कस है, ज़्यादा विस्कस है तो वो कम। तो बच्चों जो मोलर कंडक्टेंस है जो डाइल्यूशन पे होती है, यहाँ पे जीरो जो लगाते हैं ये किसके लिए लगाते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए, तो ये डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। कब, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर। तो क्या इस फार्मूले से दिखाई दे रही है, ये मोलर कंडक्टेंस है जब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, मोलर कंडक्टेंस है जब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। इसमें से ये समथिंग माइनस हो रही है, कब माइनस हो रही है, फैक्टर बड़ा होता जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, कंसंट्रेशन की पावर हाफ। कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी तो जो मोलर कंडक्टेंस है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट डाइल्यूशन वो डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये फैक्टर घटता जाएगा। ये फैक्टर बड़ा होता जाएगा किसके साथ में, कंसंट्रेशन के बढ़ने के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो फैक्टर्स हैं बच्चों। ये वाला जो फैक्टर है ये डेरिवेशन में कहाँ से आया है, ये आया ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है। और ये जो फैक्टर आया है यहाँ पर, यह है ड्यू टू रिलैक्सेशन या एसिमेट्रिक इफेक्ट की वजह से। तो इसको सिंपल फॉर्म में आप इस तरह भी लिख सकते हो, जो मोलर कंडक्टेंस है किस तरह से डिक्रीज कर रही है। ये कंडक्टेंस थी बच्चों इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, उसमें और इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं, तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो रही है, पर मोल डिक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन के साथ में डिक्रीज हो रही है, मतलब इसमें से कुछ माइनस करना है। इन दो फैक्टर्स को मैंने कांस्टेंट लिख दिया, ए माइनस बी, ये भी डिपेंड कर रहा है मोलर कंडक्टेंस इंटू अंडर रूट सी। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये फैक्टर बड़ा होता जाएगा, इसमें से माइनस होगा। तो मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज होती है कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, तो हमने क्या बताया कि जो आयंस हैं उनकी मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जब आयंस की मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो कंडक्टेंस उतने अच्छे से वो फ्लो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मोबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, उसके हमने दो फैक्टर की बात की है यहाँ पर, एक रिलैक्सेशन इफेक्ट और एक एसिमेट्रिक इफेक्ट। दूसरी की है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट की। तो एसिमेट्रिक इफेक्ट या रिलैक्सेशन इफेक्ट हमने ये कहा है, ये जब पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया जाता, कैटायन के चारों तरफ क्या रहता है, आयनिक एटमॉस्फेयर हो जाता है। जब कंसंट्रेट है, डाइल्यूट है तो दूर दूर है आयन, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जैसे ही पोटेंशियल हमने अप्लाई किया तो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ को ये मूव करने लगते हैं, तो इसका आयनिक एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, एसिमेट्रिक हो जाता है। एसिमेट्रिक हो जाता है, एसिमेट्रिक का मतलब है ये निगेटिव वाले इधर को मूव करेंगे, पॉजिटिव इधर, तो ये निगेटिव एक साइड में ज़्यादा हो गया, एक साइड कम हो गया, तो इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा, एक इस पर रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा। और ये हो रहा है ड्यू टू एसिमेट्री। ये तो सिमेट्रिक है, चारों तरफ स्फेरिकल एकदम निगेटिव आयन है, ड्यू टू एसिमेट्री इस पर रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है।
जैसे कि ये इधर मूव कर रहा हो तो आयंस कह रहे हैं भाई मत जा, तो इधर रुक जा। और दूसरा है बच्चों इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट किस तरह से रिटार्डिंग इफेक्ट है, मतलब किस तरह से मोबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। हमने कहा कि पॉजिटिव के चारों तरफ आयनिक एटमोसफेयर है, निगेटिव आयंस का, और निगेटिव आयंस उनके चारों तरफ क्या लगे हैं, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स लगे हैं। तो जैसे निगेटिव आयन मूव करेंगे अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, इधर को मूव करेंगे तो उसके चारों तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल वो भी मूव करेंगे। तो जो कैटायन है ये सोलवेंट इधर को मूव करेगा, जबकि इसके चारों तरफ जो सोलवेंट है वो अपोजिट जा रहा है। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी जैसे कि आप स्विम कर रहे हो स्ट्रीम के अपोजिट, पानी के अपोजिट, पानी का जो फ्लो है। तो रिटार्डिंग फोर्स सकता है, सब लोग फील करते हैं। उसी इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट बोल रहे हैं। और बच्चों ये आगे इक्वेशन y=mx+c, तो जो मोलर कंडक्टेंस और √c के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये क्या आएगा बच्चों, स्लोप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही था। और इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन सोल्व किया है इसने, इस पर थोड़ा सा मनन करना है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को सोल्व करता है, ना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो डेफिनेशन उन्होंने क्या दे दी, उनकी तो डेफिनेशन उन्होंने क्या दे दी थी कि आयोनाइजेशन की जो आता है डाइल्यूशन पे, इसलिए कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहो मेहनत करके, है ना।